नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 813वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 14 के अंतर्गत आज षड्रस आहार के षड्रस के बारे में वक्तव्य देंगे। वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार साहब, जय धन्वंतरी। नमस्कार, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। भोजन, दिनचर्या और स्वास्थ्य विचार, इससे संबंधित यह 14वां भाग है और कई सारी चीजें, कई सारी बातों पे वार्तालाप हो चुका है। उसी में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बातें की हैं वो अष्टांग हृदय सूत्र में जो एक श्लोक है उसके आधार पे क्रमशः आगे बढ़ते रहे हैं। प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूष यानी कि मुख धावन, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, सद्वृत और निद्रा, इस तरीके से जो अलग अलग पड़ाव हैं उस पे हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और अभी भोजन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणपताय ओंकारनाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः। तो जो भोजन की बात करते हैं, भोजन जो है वो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 2 जून की रोटी के लिए सब भाग रहे हैं। 2 जून की रोटी के लिए तो सब भाग ही रहे हैं, साथ ही साथ भोजन एक उत्सव भी है, भोजन एक त्योहार भी है। जब भी हमारे त्योहार आते हैं तो आप देखिए विविध तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, 56 भोग बनाए जाते हैं। हर त्योहार से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का भोजन रहता है, जैसे और उसमें वैविध्य भी रहता है। जैसे मान लीजिए कि मकर संक्रांति है तो उस समय कुछ अलग तरीके के व्यंजन बनते हैं, दिवाली है तो कुछ अलग तरीके के व्यंजन बनते हैं। इसी तरीके से पितृपक्ष आता है तो ब्रह्म भोज होता है, नात रिश्तेदारों को भोजन कराया जाता है, उसमें अलग तरीके का व्यंजन होता है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, उसमें अलग तरीके का व्यंजन रहेगा। गणेश चतुर्थी होगी, अलग तरीके का रहेगा। तो जब भी हम घर परिवार नात रिश्तेदार सब एकत्रित होते हैं तो किसी न किसी तरीके से उल्लास मनाने की कोशिश करते हैं और वो कहीं ना कहीं भोजन से भी मन रहता है। तो अब ये तो हो गया हर्षोल्लास और भावनाओं की बातें। कभी आदमी दुखी या ऐसी स्थिति में होता है तो सादा भोजन होता है, जब खुश होता है तो ये होता है यार कुछ बढ़िया सुस्वादिष्ट
भारी मिष्ठान युक्त भोजन किया जाए। इसके अलावा साथ में क्या चीज होती है कि भोजन से संबंधित स्वास्थ्य भी है और रोग भी है। वो किस तरीके से? तो कई सारे जो रोग हैं वो अलग अलग प्रकार के भोजनों से होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत गरिष्ठ भोजन खाया तो अपच हो सकता है, अजीर्ण हो सकता है। अत्यधिक मिष्ठान युक्त भोजन यदि करते हैं तो आजकल की जो विविध बीमारियां हैं जैसे कि मधुमेह है, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है, रक्तचाप से संबंधित है, ये सब चीजें अलग अलग प्रकार के भोजनों और प्रकृति के अनुसार देखने को मिलती हैं। तो कई बार चीजें जो जितनी सामान्य दिखती हैं उतनी सामान्य होती नहीं है और सामान्य चीजों को सामान्य समझ लेना कई बार जो है वो बड़ा दुखदाई होता है, कष्टकर होता है। क्योंकि एक कहावत है, दूर के ढोल सुहाने, गुजराती में इसको कहते हैं दूरना डूंगर रणियामड़ा। तो दूर से चीजें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन उसकी अंतर्निहित जो चीजें हैं, बारीकियां हैं, उसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। सदियों से हम लोगों का पोषण करने वाले भोज्य पदार्थ और उनको पकाने वाले यानी कि हमारी माताएं, बहनें, पत्नी, बेटियां, ये सब एक तरीके से साधुवाद के पात्र हैं। आप देखेंगे कि हम लोग खाने में प्रवीण हैं किंतु कौन सा भोजन कब बनाना है, कब कौन सा भोज्य पदार्थ अच्छा होता है, कब उसमें गुणवत्ता की कमी हो सकती है, इन सब चीजों का बारीक से बारीक जो प्रसरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी माओं से बेटियों में और बेटियों से उनकी बेटियों में आता रहा है। जबकि पुरुष वर्ग सामान्यतः, अपवाद हो सकता है लेकिन सामान्यतः इस चीज से अनभिज्ञ रहता है और ध्यान नहीं देना चाहता। यदि वो वैद्य ना हो तो, या यदि उसका सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि उसमें अभिरुचि ना हो तो, कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को भोजन में सुरुचि होती है, वैसे तो सभी को होती है, लेकिन किसी किसी का हॉबी होता है भोजन करना, कराना, बनाना, ये सब चीजें, किसी का प्रोफेशन भी होता है। तो जो इसको प्रोफेशन के रूप में अपना चुके हैं या जिनकी हॉबी है वे लोग इनकी बारीकियों को काफी हद तक समझते हैं। पर आज का जो आधुनिक समय है उसमें कई बार मैं देखता हूँ ये जो फूड के प्रोग्राम आते हैं और वो सब चीजें, इसमें भी कई बार देखने में आता है कि विरुद्ध भोजन का जो है चयापचय किया जा रहा है, उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो जो चीजें सर्वसामान्य दिखती हैं, उपलब्ध हैं, कई बार वही चीजें हानिकारक भी हो सकती हैं। उन चीजों को अच्छी तरीके से समझना और गुणवत्तापूर्ण भोजन करना, ये हम सभी का अधिकार भी है और हमें उसके प्रति सजग भी रहना चाहिए। पिछली बार एक श्लोक जो है वो मैंने पढ़ा था, जो था अन्नम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यावतो तथा ज्ञातव्य अन्न दोषो न लिप्यते। इस मंत्र का अर्थ होता है अन्न ही ब्रह्म है, उसमें निहित
सार तत्व विष्णु है तथा जो उसका उपभोग करता है वह स्वयं महेश्वर भगवान है। यदि तुम यह जान लो तो अन्न में उपस्थित अशुद्धियां तुम्हारा अंग नहीं बनी। ये एक सामान्य परिभाषा थी, किंतु इसको हम आज विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सर पिछली स्लाइड पे जाइएगा फिर से। देखिए, जो ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मदेव को सृजनकर्ता माना गया है। भोजन जो है उसका मूल स्वरूप यदि देखा जाए तो वो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी है जो कि स्टोर्ड है, प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त है, जिसमें एनर्जी को उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है, ब्रह्मा जो है वो संभाव्यता को दिखाते हैं। अच्छा, सृष्टि का चालन यानी कि विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान जो है वो जिस सृष्टि का चालन परिचालन कर रहे हैं वह सृष्टि तत्वमय है। तत्वमय है यानी जो पंच तत्व हैं उनसे युक्त है, उन्हीं से सृष्टि होती है और उन्हीं में समाहित होता है। तो इसमें यदि हम देखें तो जो सार तत्व है भोजन का वो पंच महाभूतों में विभक्त होता है और उन्हीं पंच महाभूतों में वो लीन भी हो जाता है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांच तत्व हैं उन्हीं में विलीन हो जाता है। अब देखा जाए तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं कहीं ना कहीं ऊर्जा संबद्ध है। हम जैसे मान लीजिए सामान्य जीवन भी हो तो हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम उत्साहित हैं और शरीर से चुस्त दुरुस्त हैं, तो ऐसा महसूस करते हैं आज स्फूर्ति है, आज ऊर्जा हम में सन्निहित है। लेकिन यदि कभी बीमार हो या कभी मन खिन्न हो तो ऐसा लगता है आज हम ऊर्जा विहीन हो गए, आज हमें ऐसा करने की शक्ति नहीं, कई बार हिम्मत नहीं होती, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे शक्ति की बात चल रही है। और एक साइंस का कॉन्सेप्ट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं रूप बदलती है पर वो यथास्थिति यहीं पे रहती है। तो पहला जो स्टेज है उससे दूसरे स्टेज में और दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में भोजन आता है और हमारी जो विविध गतिविधियां हैं वो उससे ऊर्जा प्राप्त करके चलती रहती है। ये हम जो आगे रस का सिद्धांत है, षड्रस का भोजन का, उसमें भी देखें। आगे चलिएगा सर। भोजन के 3 गुण हैं, ये सभी को विदित है, लेकिन मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। सात्विक गुण, यह भोजन हल्का, शुद्ध और पौष्टिक होता है। यह शांति, खुशी और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। राजसिक गुण, यह भोजन उत्तेजक, तीव्र और मसालेदार होता है। यह उत्साह, गतिविधि और बेचैनी को बढ़ावा देता है। तामसिक गुण, यह भोजन भारी, कई बार बासी और अस्वास्थ्यकर होता है। यह आलस्य को बढ़ाने वाला, सुस्ती को बढ़ाने वाला और कई बार नकारात्मकता या नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाने वाला होता है। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो
होने के कारण जिनकी गुणवत्ता बढ़ती भी है। यहाँ पे उन चीजों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सामान्य जो नियम है उसकी बात चल रही है। भोजन के 6 रस हैं। मधुर रस, यह शरीर को पोषण देता है और तृप्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए चावल, गेहूं, दूध, घी, चीनी, शहद इत्यादि। आम्ल रस यानी कि खट्टा रस, यह पाचन में मदद करता है और शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है, जैसे कि दही, नींबू, इमली, सिरका इत्यादि। अभी आप देखें कि जब हम भोजन करते हैं तो जैसे ही भोजन करते हैं हमको भारीपन महसूस होता है, थोड़ा आलस्य आएगा और कहीं ना कहीं जो मधुर रस है वो कफ को बढ़ाने वाला रहेगा। ठीक है, वैसे ऐसा बोलते हैं कि कफ जो है वो शरीर को भी बढ़ाने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं परस्पर ये दोनों चीजें निर्भर हैं। और इनका पाचन करने के लिए यदि मान लीजिए आपका पाचन कमजोर हुआ हो तो ये कहते हैं कि दही, छाछ इन सब चीजों का सेवन करें, नींबू का सेवन करें, सिरके का सेवन करें। तो इससे तो एक तो सुरुचि भोजन में उत्पन्न होती है, उसके अलावा पाचन में भी मदद मिलती है। लवण, यह शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है, जैसे नमक, समुद्री शैवाल, नमकीन सब्जियां इत्यादि। इसके बाद कटु रस की बात आती है। कटु यानी कड़वा, यह पाचन में मदद करता है और शरीर को गर्म रखता है, जैसे कि मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि यदि भोजन को ज्यादा स्पाइसी बनाना है या उत्तेजित बनाना है तो इन चीजों का प्रयोग होता है। साथ में सर्दियों में मिर्च का, अदरक का, लहसुन का, प्याज का, इन सब चीजों का विशिष्ट प्रयोग होता है कई सारी चीजों में, जैसे चाय में अदरक का प्रयोग होता है या सूंठ का प्रयोग होता है, सब्जियों में लहसुन और प्याज, साथ में तेल, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। और गर्मियों में हमको सादा खाना ज्यादा अच्छा लगता है, ठंडियों में स्पाइसी खाना हो तो और आनंद आता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इन चीजों का प्रयोग करने से हमें पसीना भी ज्यादा आता है, जो ये बताता है कि ये चीजें प्रभाव में गर्म होती हैं। तिक्त, ये चीजें पाचन में सुधार करती हैं और शरीर को डिटॉक्सिफाई करती हैं, जैसे करेला, नीम, मेथी इत्यादि। कषाय, यह शरीर को ठंडा करता है और पाचन को धीमा करता है, यानी कि पाचन में ये भारी चीजें होती हैं, जैसे दाल, कच्चा केला, अमरूद, विविध प्रकार के कंद इत्यादि। यह वर्गीकरण न केवल भोजन के स्वाद को दर्शाता है बल्कि शरीर पर उनके प्रभाव को भी दर्शाता है। आगे चलते हैं सर। यहाँ आप देखेंगे कि विविध प्रकार के, सर पहले वाले क्रम से लीजिएगा। हाँ नहीं, हाँ यहाँ पे हम देखेंगे कि विविध प्रकार के जो स्वाद हैं और तत्व संरचना क्या है। तो इसमें समझ में आता है जो मधुर स्वाद है, मधुर रस है, वो पृथ्वी और जल को मिला के बना है। खट्टा जो स्वाद है वो पृथ्वी और अग्नि को मिला के बना है। नमकीन स्वाद जो है वो जल और अग्नि को मिला के बना है। कटु स्वाद जो है वो अग्नि और वायु को मिला के बना है, और कड़वा जो स्वाद है वो वायु और अंतरिक्ष को मिला के बना है।
और संभव जो स्वाद है वो वायु और पृथ्वी को मिला के बना है। आगे बढ़ते सर। अब इन्हीं चीजों को हम विस्तार से समझते हैं। तो मधुर स्वाद जो है उसकी तत्व संरचना जैसे ऊपर बात की गई, जल और पृथ्वी को मिला के बनी है। और गुण जो है इसका भारी, नम, स्थिरता प्रदान करने वाला, पौष्टिक और ठंडा है। उदाहरण के तौर पे मीठा भोजन जो हम लोगों ने बात की थी, दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे मक्खन, घी, क्रीम इत्यादि, अधिकांश अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का और जौ, कई प्रकार की फलियां जैसे बीन्स, काला चना, हरा चना, दाल, मीठे फल जैसे केला, अंजीर, खजूर, खरबूजा और आम, पकी हुई कुछ सब्जियां जैसे गाजर, शकरकंद, चुकंदर, मेवे जैसे नारियल, कद्दू के बीज, बादाम, काजू इत्यादि। ये सब ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो मधुर स्वाद की कैटेगरी में आते हैं। जी आगे चलते हैं। अब मधुर स्वाद का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव रहता है? तो शरीर में वह भार और नमी बढ़ाता है। शरीर के सप्त उत्तक या धातुएं जो हैं उनको वो पुष्ट करता है। तो रस को, रक्त को, वसा, मांसपेशियों, हड्डियों, मज्जा और वीर्य, इन सब को वो निर्मित करता है और पुष्ट करता है। लार में वृद्धि करता है। श्लेष्म झिल्ली और जलन को शांत करता है। प्यास से राहत देता है। त्वचा, बाल और आवाज पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, जब हम ऊर्जा युक्त होते हैं और हमारा शरीर संतुलित और स्वस्थ होता है तो हमारी जो आवाज है वो भी बुलंद होती है। लेकिन जब हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमारी आवाज में परिवर्तन आ जाता है, या तो मंदता आती है या फिर जब कफ की अवृद्धि हो तो उसमें भारीपन आता है। तो ये चीजें यहाँ से नोटिस की जा सकती हैं, ध्यान में ली जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। खट्टा स्वाद। खट्टा स्वाद यदि देखा जाए तो इसकी संरचना पृथ्वी और अग्नि तत्व से हुई है। स्वभाव से यह गर्म, हल्का और नम रहता है। उदाहरण के तौर पे खट्टे फल जैसे नींबू, अंगूर, कच्ची किशमिश, टमाटर इत्यादि, अलग अलग प्रकार के अचार भी। खट्टे दूध से बने उत्पाद जैसे दही, पनीर, खट्टी क्रीम। किण्वित पदार्थ जैसे शराब, किण्वित ब्रेड, सिरका, अचार, सोया सॉस, टमाटर इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रभाव हमारे शरीर पे कैसा रहेगा? तो ये पाचन को उत्तेजित करता है, परिसंचरण और उत्सर्जन में मदद करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, दिल को मजबूत बनाता है, प्यास से राहत दिलाता है, इंद्रियों को तेज करता है और रक्त धातु के लिए इसको अच्छा नहीं माना गया है। अभी देखा जाए तो पहले जो मधुर स्वाद था, मधुर स्वाद कफ को बढ़ाने वाला, शरीर में भारीपन लाने वाला है, जबकि खट्टा स्वाद और नमकीन स्वाद ये जो है खट्टा स्वाद जो है वो पाचन में एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है और इस तरीके से ये अधिक उपयोगी है। पर जब अत्यधिक खट्टापन रहेगा या इसका सेवन अत्यधिक होगा
तो कहीं ना कहीं रक्त में अम्लता बढ़ेगी। इस कारण से ये रक्त के लिए अत्यधिक मात्रा में होने पर नुकसानदेह हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नमकीन स्वाद। नमकीन स्वाद की तत्व संरचना यदि देखी जाए तो वो आग और पानी से बना हुआ है। गुण में स्वभाव से यह गर्म, भारी और नम होता है। इसमें किसी भी प्रकार का नमक जैसे सेंधा नमक, समुद्री सब्जियां जैसे शैवाल, केल्प इत्यादि, अतिरिक्त नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे मेवे, चिप्स और अचार ये आते हैं। इसका शरीर पे क्या प्रभाव रहता है देखते हैं। इसका जो प्रभाव शरीर पे रहता है वो जल धारण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आप नमक को कहीं भी छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि उसके आसपास पानी की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। तो नमक में स्वभावतः यह आकर्षण है, यह मतलब उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जल तत्व को आकृष्ट करता है, तो जल धारण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यदि आप नमक खाते हैं तो आपको प्यास लगेगी, और जिन दिनों में व्रत रहता है आप देखेंगे आप नमक का सेवन कम करें तो आपको प्यास भी कम लगेगी। तो इससे ये पता चलता है कि भाई नमक के कारण जो है हमारे शरीर में जो जल की धारण करने की क्षमता है वो बढ़ती है। भोजन का स्वाद बेहतर बनाता है, पाचन में सुधार करता है। पाचन में सुधार किस तरीके से करता है, जैसे मान ले खट्टा पदार्थ था तो वो भी कहीं ना कहीं अम्लता बढ़ाता है, और हमारा जो पाचन क्रिया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके के अम्ल से हो रहा है। जो HCl है, NaCl और जो वाटर है उन दोनों के रिएक्शन से HCl होता है हाइड्रोक्लोराइड, उसी के भीतर जो है पाचन होता है पेट में। तो उस तरीके से ये दोनों तत्व जो है वो पाचन में सुधार करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करते हैं। ऊतकों को चिकना बनाता है, श्लेष्म झिल्ली को द्रवीभूत करता है यानी कि उसमें नमी बढ़ाता है, खनिज संतुलन को बनाए रखता है, अपशिष्टों के उन्मूलन में सहायता करता है, तंत्रिकाओं को शांत करता है। कई बार ये देखा गया है कि सोडियम की और अन्य प्रकार के जो खनिज हैं उनकी कमी के कारण हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो डिस्टर्ब होता है। तो यदि ये उचित मात्रा में नमक और नमक से संबद्ध पदार्थ लिए जाते हैं तो वो हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाते हैं और स्थिर करते हैं, शांत करते हैं। पानी को आकर्षित करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण यह त्वचा की चमक में भी सुधार करता है और शरीर में समग्र विकास को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। तीखा स्वाद। तत्व संरचना के हिसाब से यह अग्नि और वायु से बना हुआ है। गुण में यह गर्म, सूखा और हल्का होता है। यह सभी 6 स्वादों में सबसे तीखा माना जाता है। उदाहरण के लिए मिर्च, लहसुन, प्याज, इन सब चीजों का यदि आप उनके कच्चे स्वरूप में सेवन करें तो एक अलग तरीके की तिखास आप अनुभव कर सकते हैं और एक तेजी रहती है, तेजी का एहसास होता है। मसाले जैसे कि काली मिर्च, अदरक, सरसों, लौंग, लाल मिर्च, ये सब भी इसके उदाहरण हैं। इसका शरीर पे प्रभाव देखते हैं।
तो कम मात्रा में तीखा स्वाद पाचन को उत्तेजित करता है, क्योंकि कोई भी जो तीखी चीज होती है वो कहीं ना कहीं वायु को उत्तेजित करती है और साथ में अम्ल को भी उत्तेजित करती है। तो इस प्रकार ये जो है पाचन के लिए अल्प मात्रा में लाभदायी है। दीपन पाचन में कई सारी चीजों का जो प्रयोग होता है उसमें जो उदाहरण में दिया गया है इसमें, जैसे अदरक है, ये सब चीजें भी हैं। साइनस को साफ करता है, यानी कि कफ को छांटता है। पसीना आने को बढ़ावा देता है। विषहरण की इसकी कारगरता है। गैस को दूर करता है। रक्त संचार में सहायता करता है, क्योंकि रक्त को पतला भी बनाता है। तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याओं से या बीपी से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको इन चीजों का संतुलित रूप से प्रयोग करना हितावह है। सर्वोत्तम कृमिनाशक है। चयापचय में सुधार करता है। मांसपेशियों के दर्द से राहत भी दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। कटु या कड़वा स्वाद। तत्व संरचना के हिसाब से यह वायु और अंतरिक्ष से बना हुआ है। स्वभाव से यह हल्का, ठंडा और शुष्क है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, हरी गोभी, आकाश में या बेल के रूप में बढ़ने वाली सब्जियां जैसे तोरी, बैगन, करेला सहित, मतलब जो भूमि को छोड़ के हवा में रहती हैं इसकी सब्जियां। जड़ी बूटियां और मसाले जैसे हल्दी, मेथी, नीम, सिंगपर्णी इत्यादि। कॉफी, चाय। फल में जैतून, सिंगपर्णी, बैगन और करेला, ये फल क्या, सब्जियां ही एक तरीके से। तो ये इसका कुछ उदाहरण है। शरीर पे इनका प्रभाव समझ लेते हैं। शरीर पे इनका प्रभाव देखा जाए तो यह भूख को उत्तेजित करने वाला है। अन्य स्वादों का स्वाद बाहर लाने में मदद करता है। यानी कई बार आपने देखा होगा हमारी तबीयत भी सही रहती है, बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो हमारी भोजन में रुचि है वो कई बार लुप्त हो जाती है। तो उसको वापस लाना हो तो कटु जो पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए, उससे लाभ प्राप्त होता है। शक्तिशाली विषहरण एजेंट है। एंटीबायोटिक, एंटी पैरासिटिक और एंटीसेप्टिक गुण रखते हैं। वजन कम करने, पानी की कमी, त्वचा पर चकत्ते, बुखार, जलन और मितली में ये मददगार है। और रक्त शोधक है। इसमें यदि औषधियों में बात की जाए तो इस वर्ग में चिरायता, नीम, महानीम, गिलोय इत्यादि आते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो विविध प्रकार के रोग बताए गए हैं उसमें लाभकारी है। कसैला स्वाद। कसैला स्वाद की तत्व संरचना देखा जाए तो वायु और पृथ्वी तत्व से बना है। गुण में शुष्क, ठंडा और भारी है। उदाहरण फलियों में बीन्स और दालें। फल जैसे कैनबेरी, अनार, नाशपाती, सूखे फल इत्यादि शामिल हैं। सब्जियां जैसे ब्रोकली, अल्फाफा, गाजर, फूलगोभी, शतावरी, शलजम इत्यादि। अनाज में कुट्टू है, रागी है, ऐसे सब अनाज हैं। मसाले में और जड़ी बूटी में देखा जाए तो हल्दी इत्यादि हैं। कॉफी और चाय ये कसैला स्वाद दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका शरीर पे प्रभाव क्या है? तो शरीर पे प्रभाव देखा जाए तो मीठे स्वाद की तुलना में शरीर को और भी अधिक
ठंडक प्रदान करने वाले ये तत्व हैं। मुंह में सिकुड़न जैसे अनुभूति पैदा करता है। जैसे मान लीजिए आंवला खाया जाए तो आपको लगेगा कि आपके मुख में एक तरीके का संकुचन हो रहा है और उससे बाहर आने के लिए आपको पानी पीने की इच्छा करेगी। तो इस तरीके का इसका स्वाद और अनुभूति होती है। ये बहुत ही अच्छा रक्त अवरोधक है। तो जिन लोगों का खून बहता चला जाता हो उनको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए। मूत्र और पसीना कम करने के लिए कारगर है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों को अत्यधिक पसीना आता है और पसीने में बदबू रहती है। मुझे याद है बाबूजी का एक प्रयोग, वो अक्सर जो है ना जामुन की गुठली का सेवन कराते थे शहद के साथ में, और जामुन के पत्ते को जो है वो जहाँ से अधिक स्राव होता है पसीने का वहाँ पे रखने के लिए कहते थे, और जामुन के पत्तों का और गिरी का सेवन करने के लिए कहते थे, और इससे काफी लाभ होता था। जामुन भी एक कसैला स्वाद धारण करने वाला फल है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आधुनिक पोषण संबंधित दृष्टिकोण से 6 स्वाद प्रत्येक प्रमुख आहार निर्माण खंड को संतुष्ट करते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो हमारी एक पारंपरिक जो भोजन का वर्गीकरण है वो है। अगर इन सारे के सारे चीजों को देखा जाए और आधुनिक जो सिद्धांत है उसको देखा जाए, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से चीजों का आकलन करते हैं और उनके विविध नाम हैं, जैसे कि सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स या सीरियल्स बोलते हैं। उसके साथ साथ फिर प्रोटीन की बात होती है जिसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं, यानी कि दालें अलग अलग तरीके की, और फिर विटामिन और मिनरल्स की बात होती है, फैट्स की बात होती है। तो यहाँ पे भी हम जो षड्रस है उसका अगर वर्गीकरण किया जाए तो जो मधुर स्वाद है वो कहीं ना कहीं सीरियल्स की तरफ जाता है। जो उसके बाद खट्टा स्वाद है वो कहीं ना कहीं विटामिन सी की तरफ जाता है। उसके बाद यदि बात किया जाए तो जो नमकीन स्वाद है वो मिनरल्स की तरफ जाता है। साथ में वो जो है कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो विटामिन्स होते हैं, उनकी तरफ जाता है। अगर इसकी बात की जाए कसैले स्वाद की या फिर कटु स्वाद की, तो वो विविध अन्य तत्वों की तरफ जाता है। अगेन विटामिन एंड मिनरल्स की तरफ जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाता है। और इसके साथ साथ जो मधुर स्वाद है वो कहीं ना कहीं फैट्स की तरफ भी जाता है। तो इस तरीके से पारंपरिक और अत्याधुनिक या आधुनिक जो मानदंड है उस हिसाब से भोजन को इस तरीके से देखा और समझा जा सकता है। जब शरीर को भोजन के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो मस्तिष्क शरीर को संकेत भेजता है और प्रत्येक भोजन में से सभी 6 स्वादों को शामिल करके हम सुनिश्चित करते हैं कि ये संकेत पर्याप्त रूप से पूरे हैं। आप देखेंगे कि हम जो है जब भी भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं एकाकी तरीके का भोजन नहीं होता है। हाँ, फल फलारी सब्जियां यदि हम सलाद या बाकी सारी चीजें ले रहे हैं आजकल की डाइटिंग के हिसाब से या पहले भी अगर लेते रहे, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ही चीजें ही ले पाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हम 2 या 2 से अधिक तरीके के तत्व एक साथ ग्रहण करते हैं।
जैसे मान लीजिए अगर हम सीरियल्स ले रहे हैं तो उनके साथ ज़्यादातर चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई अन्य चीज़ हो, उसके साथ में या तो दाल या तो सब्जी हो। तो या तो हम प्रोटीन ले रहे होते हैं या फिर हम उसके साथ में विटामिन्स एंड मिनरल्स ले रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि संपूर्ण चीज़ें साथ में भी ली जाती हैं, जैसे दोपहर का या रात्रि का भोजन। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें साथ में लेके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद भी व्यक्ति को किस अनुपात में क्या स्वाद खाना चाहिए यह निर्धारित करने के लिए अद्वितीय संविधान यानी कि प्रकृति का पालन करने की सलाह देता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर स्वाभाविक रूप से ऐसे स्वादों की इच्छा रखता है जो उसके दोषिक यानी कि वात, पित्त या कफ को संतुलित करते हैं और उत्तेजित प्रकृति के स्वादों से दूर रहते हैं। अगर हम अपने प्रकृति के झुकावों का पालन करते हैं तो हम उचित खाद्य पदार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे वात व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नम जमीन से जुड़े खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि कफ प्रकृति के व्यक्ति हल्के सूखने वाले खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते हैं। ऐसा देखा गया, ऐसा रिसर्च कहता है। उदाहरण के लिए एक पित्त प्रकृति का व्यक्ति ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों और मसालों जैसे कि गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, सौंफ इत्यादि को पसंद करेगा, जिनमें कड़वा यानी कि पित्त को शांत करने की क्षमता है। और कसैला स्वाद अधिक होता है, जैसे तीखे स्वाद जो पित्त को बढ़ाते हैं कि थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको कम खाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो दोष हैं और उनके हिसाब से कौन सी चीज किस चीज में वृद्धि करती है वो देखने में आता है और किससे जो है उसमें राहत मिलती है। तो जैसे मान लीजिए वात दोष है, तो वात दोष को संतुलित करने की जो क्षमता है वो मीठा, खट्टा और नमकीन पदार्थों में है। तीखा, कड़वा और कसैला पदार्थों में वृद्धि करने की क्षमता है। पित्त जो प्रकृति है उसको मीठा, कड़वा और कसैला स्वाद शांत करता है, संतुलित करता है, जबकि नमकीन, खट्टा और तीखा स्वाद जो है वो उसको बढ़ाता है। कफ प्रकृति को कड़वा, तीखा और कसैला स्वाद संतुलित करता है और मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद उसमें अवृद्धि करता है, बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने आहार के वर्गीकरण को देखा रसों के अनुसार। अब आहार का मान लीजिए वर्गीकरण हो गया, तो वर्गीकरण मात्र से उसका चयापचय नहीं होना है। तो चयापचय की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलती है और उसका किस तरीके से विघटन होता है उसको थोड़ा समझते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो वह अन्न का जब सबसे पहला आमाशय में पाक कर्म होगा तो वहां पर पंच भौतिक तत्वों का विघटन होने की प्रारंभिक अवस्था शुरू हो जाएगी। इसका मतलब उस भोजन में जो पृथ्वी और जल तत्व है, आकाश रूप पंच महाभूत हैं, उनमें से सबसे पहले आमाशय में पृथ्वी और जल तत्व का विघटन होगा, क्योंकि पृथ्वी और जल तत्व आधार है, बाकी सब चीजें उसमें समाहित होती है। आगे चलते हैं। तो जो क्रम है वो इस तरीके से है, अवस्था पाक के रूप में कहा जाता है। 3 तरीके के अवस्था पाक है। पहला जो अवस्था पाक है उसको मधुर अवस्था पाक कहते हैं। सृष्टि उत्पादन क्रम में पृथ्वी तत्व सबसे अंत में और पूर्व के 5 तत्व उनके
तना मात्र के संयोग से निर्माण हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व को तोड़कर उसके अंदर विद्यमान जो दूसरे तत्व के अणु हैं उसको विखंडन करना जरूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पर भोजन द्रव्य का विखंडन करना है। द्रव्य के अंदर विद्यमान जो पंच महाभूत है उसका लय करना है। इसी कारण से आमाशय को कफ का स्थान बताया गया है, क्योंकि पृथ्वी और जल कफ का प्रधान महाभूत है। जब कफ प्रधान पृथ्वी और जल महाभूत का विघटन होगा तो इससे कफ को पोषण करने वाला मधुर रस प्रधान अणुओं का उत्पादन होता है, इसलिए प्रथम पाक अवस्था पाक को मधुर अवस्था पाक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अम्ल अवस्था पाक आता है। उसके लिए जो अन्न में द्वितीय अवस्था पाक होने के लिए आमाशय से थोड़ा सा आगे लीवर के आसपास जो पाचक पित्त और अम्लीय गुणों से संबंधित स्राव हैं वो आके वहां पे मिलते हैं और वायु की प्रेरणा से वह प्रथम पाक हो जाने के बाद द्वितीय अवस्था पाक हेतु समान वायु पाचक पित्त के पास पहुंच जाता है। यह अपने गुणों से उस अन्न द्रव्य में विद्यमान अपने सहधर्मी अग्नि तत्व का विघटन करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जल तत्व और पृथ्वी तत्व तो पहले ही खंडित हो चुके हैं, सृष्टि क्रम में तीसरे नंबर पर अग्नि ही था, तो यहाँ अग्नि तत्व का अविखंडन होता है। मगर यहाँ कुछ आचार्य पृथ्वी और अग्नि तत्व का विखंडन करने की बात भी बताते हैं। अग्नि और पृथ्वी तत्व के अणु जब द्वितीय अवस्था पाक क्रिया में टूट जाते हैं तो वहां पर अम्लीय गुणों का पोषण देने वाला तत्व निर्माण होता है। उसी से लीवर में स्थित पित्त और सर्वदेहिक पित्त को संतुष्टि मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कटु अवस्था पाक। अन्न से पृथ्वी जल और तेज के परमाणुओं का विलयन कर्म हो चुका है। उसके बाद वायु की प्रेरणा से उस अन्न में विद्यमान वायु तत्वों के अणुओं को तोड़कर शरीर में विद्यमान वायु तत्व के पोषण हेतु अन्न विघटन के लिए उस अन्न को आगे बढ़ाया जाता है। अकेला बचा हुआ आकाश और वायु प्रधान उस अन्न में अब तीसरी बार पाक क्रिया होती है और इसमें से तृतीय अवस्था पाक होकर विविध तत्व का विलयन होता है और इसे कटु अवस्था पाक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अन्न पाक के दाह क्रिया से वायु के अणु का विखंडन होता है और वायु को पोषण देने वाले कटु रसात्मक परमाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से पुनः जिस तरह पंचभौतिक संगठन से अन्न का निर्माण हुआ, उसी प्रकार विघटन होते हुए अंत में आकाश तत्व में आकर सभी विलीन हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे जो भोजन किए हुए पदार्थ हैं उनका चयापचय होता है और वो विविध तत्वों में प्रकट होते हैं। इन तीन चरणों के दौरान भोजन विभिन्न रसायनों और एंजाइमों की क्रिया द्वारा सरल घटकों में टूट जाता है, जो शरीर द्वारा अवशोषित होने के लिए तैयार हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अवस्था पाक और विपाक दो अलग अलग अवधारणाएं। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, संशय लोगों को रहता है, लेकिन अवस्था पाक और विपाक दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। विपाक पाचन के बाद भोजन के अंतिम स्वाद को संदर्भित करता है, जबकि अवस्था पाक पाचन के विभिन्न चरणों के दौरान होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं। विपाक जो है वो द्रव्य गुण में पाचन के बाद पदार्थ के स्वाद में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यह आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो किसी औषधि या भोज्य पदार्थ के प्रभाव को समझने में मदद करती है। विपाक का शाब्दिक अर्थ पाचन के बाद का प्रभाव या पाचन के बाद का स्वाद है। द्रव्य गुण में विपाक किसी पदार्थ के रस के पाचन के बाद होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यह किसी औषधि के प्रभाव को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह दर्शाता है कि वह शरीर में कैसे कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं।
विपाक भी 3 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। उदाहरण के लिए अदरक स्वाद में तीखी होती है, लेकिन इसका विपाक मधुर होता है, जो इससे पित्त दोष को शांत करने में मदद करता है। विपाक यह भी निर्धारित करता है कि कोई पदार्थ शरीर में दोषों को कैसे प्रभावित करेगा। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य गुण कई औषधीय पौधों के ज्ञान और पहचान में मदद करता है, जिनसे सक्रिय तत्व निकाले जाते हैं। इन औषधियों की क्रिया उनके रस पंचकों पर निर्भर करती है। विपाक पाचन के बाद ग्रहण किए गए पदार्थ की परिवर्तित अवस्था है। इसे निष्पाक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पाचन पूरा होने के बाद रस और मल के विभाजन के समय होता है, लेकिन यह अगले पाक के बाद यकृत में वृताग्निस द्वारा अंतिम रूप ले लेता है, जहाँ अधिकांश औषधियाँ चयापचयित होती हैं। चक्रपाणि आगे अपने विचार को पुष्ट करते हैं कि धातु पाक प्रक्रिया के दौरान रस धातु कफ को मल के रूप में उत्पन्न करती है और रक्त धातु पित्त को मल के रूप में उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। एक सिद्धांत है जो कि किसी भी भोज्य पदार्थ या फिर किसी भी औषधि के पाचन संबंधित और उसके गुणों संबंधित विश्लेषण के बारे में, जिसको रस पंचक कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी औषधि, उसका जो स्वाद है या रस है वो कैसा है, गुण कैसा है, विपाक कैसा है, वीर्य कैसा है और प्रभाव कैसा है, और अंततोगत्वा विभिन्न दृष्टियों से इसका आकलन करने के बाद ही औषधि में या भोज्य पदार्थों में उसका प्रयोग ध्यातव्य है। तो यदि देखा जाए तो रस स्वाद का उदाहरण हम देते हैं तो गुरु जी का स्वाद कड़वा होता है। गुण जैसे मान लीजिए कि तिल है तो वो चिकना या स्निग्ध है, ठीक है। विपाक में अगर देखा जाए तो पाचन के बाद स्वाद में परिवर्तन, गुड़ मीठे स्वाद में परिवर्तित होता है। इसी तरीके से अभी हमने देखा गुड़ जी भी जो है मीठे स्वाद में परिवर्तित होती है। वीर्य, तो इसमें अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं, जैसे उष्ण वीर्य हो सकता है, शीत वीर्य हो सकता है इत्यादि। काली मिर्च यहाँ पे उदाहरण के रूप में उष्ण वीर्य बताया गया है। प्रभाव उसका जो है वो मेध्या, जैसे ब्राह्मी की बात की गई है तो मेध्या होती है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने वाली है। विपाक पाचन के अंत में जो स्वाद होता है तो यह जो है निर्धारित करता है कि किस प्रकार से कार्य करेगा। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से अभी जो हमने समझा वो समझा कि पारंपरिक तौर पे हमारा जो भोजन और भोज्य पदार्थ हैं उनका षड रसों में किस तरीके से वर्गीकरण हुआ है। उन षड रसों में जो अलग अलग भोज्य पदार्थ हैं उनको, उनके उदाहरण क्या है, उसके अलावा उनका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव रहता है। उसके अलावा हमने ये समझा कि उनका जो पाचन होता है वो 3 अलग अलग स्टेजेस पे किस तरीके से होता है, और किसी भी भोज्य पदार्थ या औषधि का अगर गुणों के अनुसार, विविध प्रकार के गुणों के अनुसार और स्टेजेस के अनुसार वर्गीकरण किया जाए तो रस पंचक में किस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे उनका समग्रता से विश्लेषण किया जा सके। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले अध्याय में हम इसको और विस्तृत तौर पे देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ज्ञान कांच बात्मान जन्मांतर कृतांचन शुक्रिया, आभार। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब ने आज जीवनचर्या खान पान की याद के स्वास्थ्य विचार भाग 14 में आहार के षड्रस, भोजन के षड्रस के बारे में और विपाक के बारे में बताया। भोजन का स्वाद हम
जीभ से ले सकते हैं। टंग, जीभ, जीभ हमारी स्वाद इंद्रिय है। उस जीभ में टेस्ट बड होते, वो षड्रस के 6 स्वाद है, वो जीभ से ही हमें मालूम होता है कि भोजन कैसा है। मधुर स्वाद तो स्वीट होता है। अम्ल यानी कि खट्टा, उसको सावर बोलते हैं। नमकीन को सॉल्टी बोलते हैं इंग्लिश में। तीखो स्वाद, तीखा स्वाद, तो उसको संस्कृत में कटु बोलते हैं, कटु, तीखा, पंजेंट स्वाद। और कड़वा स्वाद, तो उसको संस्कृत में तिक्त बोलते, इंग्लिश में बीटर। कसेला को इंग्लिश में एस्ट्रिंजेंट बोलते। तो ये सब 6 स्वाद थे। और विपाक के बारे में बताया, और श्वेत स्वाद वाले भोजन के बारे में भी त्रिपाठी साहब ने अच्छी जानकारी दी। अब मैं वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द कहें। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी। त्रिपाठी जी से नमस्कार। नमस्कार। जी, आपने आज जो बताया, ठीक है, मितलिया साहब ने सही उसका अर्थ बता दिया। कटु शब्द लगता है तीखेपन को, और तिक्त शब्द लगता है कड़वेपन को। क्योंकि आमतौर पे आप देखो तो जो त्रिकटु शब्द जो आयुर्वेद में आया है, वो तीनों तीखे स्वाद वाले द्रव्यों के संयोजन से त्रिकटु शब्द बना है। और पंचतिक्त जो शब्द बना है, वो 5 कड़वे द्रव्यों से बना हुआ पंचतिक्त शब्द बना है। अब दूसरी एक बात कि जो एक आयुर्वेद की जो विशिष्ट बात समझने जैसी है, आयुर्वेद के हिसाब से 6 स्वाद बताए हैं, लेकिन आज मॉडर्न साइंस में वो 6 स्वाद जो आयुर्वेद में है, उसके 6 शब्द अपने को मॉडर्न साइंस में नहीं मिलते। कहीं वहां 6 के 6 भावार्थ नहीं बता पाए। एक बड़ी बात है, ये आयुर्वेद की महत्ता की मैं बात कर रहा हूं। और एक तीसरी बात, जो ये रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये प्रभाव वाला जो भाग है, ये सिर्फ आयुर्वेद के सिवा और किसी भी शास्त्र में ये प्रभाव वाला भाग अपने को दिखने नहीं मिलता। तो ये बहुत ही आयुर्वेद की जो विशेषता है, और पूरा आयुर्वेद जो है ये पंचमहाभूत और 6 रस से जुड़ा जितनी भी औषधियां है, वो रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, और उसी के संयोजन से बन के योग बनते हैं। जब तक ये अपने को, जैसे आहार षड्रस है, वैसे ही जड़ी बूटियों, औषध के भी षड्रस के गुण पे औषध निर्माण होता है। तो आज आपने जो 6 स्वाद के ऊपर जो बताया, ये बहुत ही आयुर्वेद के जानकारी के लिए दैनिक खान पान में और सती पूर्ति करने के लिए कौन सा स्वाद लेना, कौन सा नहीं लेना, कौन से स्वाद अतिरिक्त होने से कौन सी असंतुलन होता है, ये भी
समझने के लिए ये षड्रस का ज्ञान अति आवश्यक है। आपने अच्छी तरह से जितना भी आज अपने ज्ञान से जो बताया, ज्यादा कुछ जोड़ने की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो 2-3 बातें थी जो आयुर्वेद की विशेषता, और सबसे बड़ी बात जो कटु और तिक्त शब्द में आमतौर पे कई जगह पे ये विषमता देखने मिलती है, लेकिन कटु का मतलब होता है तीखा और तिक्त का मतलब होता है कड़वा। अस्तु, जय धन्वंतरी। आभार, शुक्रिया, आभार, सरस, बढ़िया, शुक्रिया वैद्य श्री सुधेंद्र त्रिपाठी साहब का और ठक्कर साहब का, जो अच्छा वक्तव्य दिया त्रिपाठी साहब ने, और बढ़िया रहा, षड्रस के बारे में अच्छी जानकारी मिली। आभार, शुक्रिया।